हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी वापा में। देखिएगा, आज हम लोग आपके जो आपका प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, साथ ही सीजीपीएससी और सीजी व्यापम और रेलवे भर्ती है ना, जहाँ विज्ञान का प्रश्न आपका वेटेज ज़्यादा है ना। जहाँ देखिएगा, प्रयोगशाला परिचारक में 60 नंबर का वेटेज रहता है। ठीक है, सीजीपीएससी सीजी व्यापम में भी आपको अच्छा खासा यहाँ का वेटेज देखने मिलता है साइंस का। साथ ही रेलवे है ना, रेलवे में एनटीपीसी में 12 से लगभग 15 नंबर के पेपर का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। और साथ ही याद रखिएगा, टेक्नीशियन में यहाँ से 40 नंबर के पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। टेक्नीशियन का जिन्होंने भरा होगा उसमें 40 नंबर का, और साथ ही याद रखिएगा 30 नंबर के आसपास का वेटेज आपको इससे ग्रुप डी, रेलवे का जो ग्रुप डी का, ठीक है, आने वाले समय में इसका नोटिफिकेशन आएगा, 1-2 महीने के अंतर्गत आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसमें इसका अच्छा खासा वेटेज मिलता है। ओवरऑल विज्ञान जिस भी है ना पेपर में पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा आपका डेडिकेटेड है आपके छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक भर्ती को लेकर, हमारी क्लासेस जो आगे कंटिन्यू इसी तरीके से चलते रहेंगी, है ना। तो हमारा जो विज्ञान का 21वां क्लास है, आप याद रखेंगे, ये सभी एग्जाम के लिए है ना, सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक, चलिए देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है ना। यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है ये आपका पहला प्रश्न है, और सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर उत्तर करने की हम है ना कोशिश करते हैं। देखिएगा, पशु साम्राज्य वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा एक संघ नहीं है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा है ना, जैसे जंतु जगत होता है, ठीक है, उसी प्रकार पादप जगत होता है, उसी प्रकार याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, अ, पशु साम्राज्य बोला गया है ना, तो ये क्या है, जंतु जगत है। ठीक, पशु साम्राज्य का मतलब क्या समझेंगे आप, जंतु जगत है। ठीक, सबके बारे में डिटेल में हम लोग आगे बात करते जाएंगे, आपको है ना टेंशन नहीं लेने हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, पशु साम्राज्य या जंतु जगत वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा एक संघ नहीं है, आपको बताने हैं। ए, मोलालुस्का, इसको याद रखिएगा मोलास्क भी कहते हैं। बी, कैरोडाटा। सी, काइलोमेटस। और आपका देखिए चौथे नंबर पे है एनेलिडा। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका एनेलिडा है। तो इसमें कौन सा नहीं है ये आपको बताने हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा काइलोमेटस, ये आपका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा, ठीक है, जंतु जगत वर्गीकरण, ठीक है, जंतु जगत का क्या किया गया है, तो वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, कितने संघों में, तो याद रखिएगा 5 संघ में। ठीक, जंतु जगत का वर्गीकरण किया गया है कितने संघों में, तो याद रखिएगा 5 संघ में। सबसे पहले याद रखिएगा मोनेरा जगत। ठीक, उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, यहाँ तक चीजें है ना। पहला याद रखिएगा मोनेरा जगत, दूसरा याद रखिएगा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा आपको याद रखना है फंगी जगत। ठीक है, तीसरा आपको क्या याद रखना है, फंगी या कवक वाला जगत। ठीक, चौथा आपको याद रखना है प्लांटी या पादप जगत। ठीक, चौथा आपको याद रखना है प्लांटी या पादप जगत। और पांचवा आपको याद रखना है, ठीक है, पांचवा आपको क्या याद रखने हैं, अनिमलिया। ठीक है, पांचवा इसको क्या, अनिमलिया, या इसी को क्या कहा जाता है, एनेलिडा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा एनेलिडा। ठीक, इसी को ही क्या कहा जाता है, एनेलिडा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पशु साम्राज्य वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा संघ नहीं होता, तो काइलेमेटस नहीं होता है, मोलास्क, कोरोडाटा, एनेलिडा, या समझिए देखिए 5 संघ होते हैं, मुनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी या पादप, और तीसरा है फंगी, और आपका जो पांचवा होता है इसको कहते हैं अनिमेलिया या एनेलिडा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है,
ये जो है आपका अगला प्रश्न है। और इस प्रश्न में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, जगत वर्गीकरण देखा था, है ना, जगत वर्गीकरण हम लोगों ने देखा था। तो 5 जो जगत वर्गीकरण होता है, ठीक है, 5 जो जगत वर्गीकरण होता है, इसमें प्रोटोजोआ जो है ना, प्रोटोजोआ जो है कौन से जगत वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया है ना, कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत आता है ये आपको बताने हैं। ए देखिए, ए प्रोटिस्टा, 2 मोनेरा, 3 कवक और 4 एनिमेलिया। ठीक है, 4 एनिमेलिया। तो इसमें आपको बताना है कि ये प्रोटोजोआ जीव है, ये इनमें से कौन से जगत वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए प्रोटिस्टा। ये प्रोटोजोआ जो है आपको याद रखना है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है ना। प्रोटोजोआ जो है किसके अंतर्गत, याद रखिएगा, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये 5 जगत का जो वर्गीकरण है ना, ये किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा R.H. विटकर जी के द्वारा किया गया था। ठीक, R.H. विटकर। ठीक, आपको वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, R.H. विटकर जी के द्वारा 1969 में, ठीक है, जगत वर्गीकरण 5 भागों में किया गया या 5 संघों में किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा प्रोटिस्टा के बारे में और क्या याद रखना है, प्रोटिस्टा के बारे में आप याद रखिएगा ये जो है जानवरों और कवकों के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, जानवरों और कवकों के बीच का जो संबंध है उसको कौन बताता है, तो याद रखिएगा प्रोटिस्टा बताता है। या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जानवरों और कवकों के बीच की जो मुख्य कड़ी है, प्राथमिक जो कड़ी है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रोटिस्टा है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये क्या है, आपका अगला प्रश्न है। और इसमें आपसे पूछा गया कि जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम क्या है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, इसमें तो जैविक वर्गीकरण में जो इसके एक साथ पद का क्रम है, ठीक है, पद का क्रम अनुसार आपको क्रमांक बताने हैं। ठीक है, क्या हुआ, ए किंगडम, देखिएगा ए किंगडम है ना, इसको मैंने चेंज नहीं कर पाया, चलिए देखिए, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ए है, बी किंगडम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। डी किंगडम, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। तो जैविक वर्गीकरण के अंतर्गत हमें बताने हैं पदानुक्रम कौन पहले आता है और कौन सबसे आखिरी में आता है। तो याद रखिएगा यहाँ सबसे जो पहला आता है वो आपका कहता है किंगडम। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पहला पहला आता है वो कौन सा है, तो किंगडम। ठीक है, पहला कौन सा आता है, किंगडम, है ना। उसके बाद आता है आपका फाइलम, उसके बाद फाइलम, फाइलम के बाद आता है आपका क्लास, क्लास के बाद आता है आपका ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के बाद आपका आता है फैमिली, और फैमिली के बाद आता है जीनस, है ना, जीन्स का जिसको बोलते हैं, और उसके बाद लास्ट में आता है स्पीसीज। ठीक है, लास्ट में कौन सा आता है, स्पीसीज। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए इस प्रॉपर जो श्रेणी है ना, अभी जो बताया मैंने इस श्रेणी को, तो इस श्रेणी को आपको याद रखना है, टेक्सोनोमिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या तो टैक्सीनोमिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे एक ऑर्डर में, तो इसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा टैक्सीनोमिक श्रेणी भी कहा जाता है। और किंग यहाँ का जो सबसे उच्चतम स्तर होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखेंगे किंगडम। यहाँ का सबसे जो उच्चतम स्तर होता है वो कौन सा होता है, तो किंगडम होता है। ठीक है, किंगडम होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए किंगडम सबसे उच्चतम स्तर है। ठीक है, क्लास के बारे में याद रखना है, 108 क्लास शामिल होते हैं। कितने क्लास है, तो 108 क्लास। ठीक है, जीन्स में एक समान तरीके की, स्पेसीज में आपको क्या याद रखना है, कितना स्पेसीज, तो 8.7 मिलियन। कितने स्पेसीज है, तो याद रखिएगा 8.7 मिलियन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है
निम्नलिखित में कौन वर्गीकरण के यूकेरिया डोमेन से संबंधित है, ये आपको बताने हैं, है ना। यूकेरिया डोमेन से संबंधित ए साइनोबैक्टीरिया, बी एंट अमीबा, ए साइनोबैक्टीरिया, बी एंट अमीबा, सी क्रेनाचिरियोटा और डी लोकिया कैरियोटा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन वर्गीकरण की यूकेरिया डोमेन से संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी एंट अमीबा सही उत्तर हो जाएगा, है। यहाँ पे एंट अमीबा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कौन से संघ, तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ से संबंधित होता है ना। एंट अमीबा जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और देखिएगा डोमेन प्रणाली कितनी होती है, तो डोमेन प्रणाली के बारे में याद रखिएगा 3 डोमेन प्रणाली आपको देखने को मिलती है। ठीक, डोमेन प्रणाली अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितनी देखने को मिलती है, 3 देखने को मिलती है। ठीक है, और साथ ही अगर डोमेन जगत की बात की जाए, है ना, डोमेन जगत की बात की जाए तो डोमेन जगत आपको 4 देखने को मिलता है। ठीक, डोमेन जगत आपको 4 देखने को मिलता है, जिसमें एंट अमीबा जो है प्रोटोजोआ जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, और वो 4 कौन कौन सा, तो एक याद रखिएगा प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कवक। ठीक, तीसरा आपको याद रखना है प्लांटी, और इसमें चौथा आपको याद रखना है एनेमेलिया। ठीक है, एनेमेलिया। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका क्या, तो अगला प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आपको बताने हैं, है ना। पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आपको बताने हैं। ठीक, कुछ प्रश्न पहले आया था, उसमें मैंने इसका आपको आंसर बताया था। तो ये आपका ए है आर एच विटकर, बी है सीलिनियस, सी है रक्सबर्ग और डी है वेचो। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा आर एच विटकर। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ये कौन सा है, तो आर एच विटकर। इन्होंने याद रखिएगा 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया था। ठीक है, उसी प्रकार वर्गीकरण का, ठीक उसी प्रकार आगे देखिए, वर्गीकरण का क्या होता है, द्विजगत प्रणाली भी है। हाँ, वर्गीकरण का क्या, तो द्विजगत प्रणाली भी है। और वर्गीकरण के द्विजगत प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिए कार्ल लिनियस जी के द्वारा। किसके द्वारा, तो कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और इसके बाद ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, ये तो कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था, किसका, द्विजगत प्रणाली का वर्गीकरण। और इसका आधार क्या था, ठीक है, इसका आधार क्या था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है पोषण विधि। ठीक है, इन्होंने पोषण विधि के तहत द्विजगत प्रणाली का इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण किया था। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। और देखिए 5 जगत वर्गीकरण विटकर जी के द्वारा किया गया, तो कौन से 5 जगत, तो याद रखिएगा सबसे पहला तो मोनेरा, है ना, सबसे पहला तो मोनेरा जगत याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है प्रोटिस्टा जगत याद रखना है। तीसरा प्लांटी या पादप जगत याद रखना है। चौथा फंगी या कवक जगत याद रखना है। और सबसे लास्ट में एनिमेलिया, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, मोनेरा जगत में याद रखिएगा एक कोशिकीय। ठीक है, मोनेरा जगत का आप एग्जाम्पल देखें, है ना, और एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक, मोनेरा जगह में अगर देखा जाए तो इसका नाम आपको याद रखना है स्यूडोमोनस। ठीक, मोनेरा जगत में के अंतर्गत अब उदाहरण लीजिएगा कौन सा, तो स्यूडोमोनस का। उसी प्रकार प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत उदाहरण लीजिए आप यूग्लिना का। ठीक, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन सा आता है, तो याद रखिएगा यूग्लिना आता है। ठीक है, कौन, तो यूग्लिना आता है। ठीक, और पादप जगत के अंतर्गत याद रखिएगा, ठीक है, पादप जगत के अंतर्गत याद रखिएगा जितने भी बहुकोशिकीय, है ना, बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, साथ ही यूकैरियोटिक होते हैं, और ठीक है, और देखिए क्या विषम कोषी होते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, पादप के अंतर्गत आता है। ठीक, उसी प्रकार कवक, कवक का अगर एग्जाम्पल लोगे तो यहाँ पे लोगे सैक्रोसाइजेस। ठीक है, सैक्रोसाइजेस सेरेवेसिया। ठीक है, सैक्रोसाइजेस सेरेवेसिया एक उदाहरण ले सकते हैं। एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया के अंतर्गत आप किसको, मनुष्य को शामिल कर सकते हो।
ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है, आणविक विकास को प्रेरित करने वाला प्राथमिक तंत्र कौन सा होता है, ये आपको बताने है ना। आणविक विकास को प्रेरित करने वाला प्राथमिक तंत्र क्या होता है, ये आपको बताने हैं। ए प्राकृतिक चयन, डी उत्परिवर्तन, सी प्रवासन, डी जीन प्रवाह। तो देखिएगा, यहाँ आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका होगा ऑप्शन डी उत्परिवर्तन। ठीक है, यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्परिवर्तन। ठीक, तो याद रखिएगा उत्परिवर्तन होता क्या है, तो याद रखिएगा ये जीवों के, ठीक, जीवों के जो जीनोम होते हैं, ठीक है, जीवों के जीनोम डीएनए का अनुक्रम परिवर्तन है। ठीक है, जीवों के जो जीनोम है ना, डीएनए का ये क्या है, तो अनुक्रम परिवर्तन है, सबसे पहले ये याद रखना है। ठीक, और डीएनए में अगर किसी भी प्रकार की प्रतिकृति होती है तो इसका कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा कुछ त्रुटियां होती है जिसके कारण ये ऐसा होता है। साथ ही रासायनिक या कहा जाए विकिरण संपर्क, ठीक, किसी प्रकार के रासायनिक चीजों या जो विकिरण है उसके संपर्क में से भी इसमें किसी प्रकार की प्रतिकृति देखने को मिलती है। ठीक है, अनुवांशिक भिन्नता, आपको और क्या याद रखना है इसके बारे में। ठीक, अनुवांशिक भिन्नता का ये क्या है, तो अंतिम स्रोत है। ठीक, उत्परिवर्तन जो है अनुवांशिक भिन्नता का क्या, तो अंतिम स्रोत है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्परिवर्तन के बारे में क्या देखा गया कि जीवों के जीनोम में डीएनए का अनुक्रम परिवर्तन होता है। डीएनए की प्रकृति है ना, डीएनए की जो प्रकृति होती है त्रुटियों के कारण हो सकती है, रासायनिक कारण से, विकिरण कारण से, और अनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत होता है क्या, तो उत्परिवर्तन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका क्या, तो अगला प्रश्न है ना, और साथ ही बहुत बड़ा सा प्रश्न है, इसको करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे। मेंडल ने एक संकर क्रॉस में, है ना, मेंडल नाम का जो वैज्ञानिक है, एक संकर क्रॉस में वंशागति की अपनी समझ को मजबूत करने के लिए दो सामान्य नियम प्रस्तावित किया। नियम निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है। सिंपल सा है कि मेंडल ने दो नियम दिए, वो उन दोनों नियम कौन कौन से आपको बताने हैं। एक प्रभाविता नियम, ठीक है, दूसरा विसंयोजन नियम, तीसरा अनुवांशिकी नियम। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो दोनों, ऑप्शन सी दो और तीन दोनों, ऑप्शन डी एक तीनों, एक दो और तीन तीनों। तो यहाँ पर देखिए मेंडल के द्वारा जो नियम दिया गया था, है ना, संकर क्रॉस वंशागति को लेकर, वो कौन सा नियम था, तो याद रखिएगा वो दो नियम थे। पहला था प्रभाविता का नियम, ठीक, पहला कौन सा था, तो प्रभाविता का नियम था, और इसमें आप याद रखेंगे दूसरा कौन सा था, तो विसंयोजन का नियम था। ठीक, दूसरा कौन सा है, तो याद रखिएगा विसंयोजन का नियम था। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए। किसी लैंगिक जनन के, है ना, किसी लैंगिक जनन करने वाले जीव में जनक और संतति दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है, या इसी को हम लोग सही है, ये पूछा गया है। ए गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है लेकिन डीएनए की मात्रा स्थिर रहती है। बी गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा दोनों स्थिर रहती है। सी गुणसूत्रों की संख्या घटती है लेकिन डीएनए की मात्रा स्थिर रहती है। डी गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए दोनों घटते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा दोनों क्या होती है, स्थिर होती है। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या है, तो याद रखना है। देखिए बेसिकली लैंगिक जनन होता क्या है, यहाँ पर देखिए गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा दोनों क्या होती है, स्थिर रहती है। सबसे पहले लैंगिक जनन में युग्मक करके आप शब्द सुनते होंगे। इसमें होता क्या है, इसमें आपके इसमें जो है शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु तथा अंडा का निषेचन होता है। ठीक है, युग्मक में होता क्या है, शुक्राणु और अंडा का क्या होता है, निषेचन होता है।
ठीक है। और ये किस प्रकार का यहाँ पे आपको निषेचन देखने को मिलता है या विभाजन देखने को मिलता है, तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ किस प्रकार का विभाजन आपको लैंगिक जनन में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है, तो यहाँ गुणसूत्र आधी हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं, लेकिन जो डीएनए की मात्रा है ये क्या होती है, स्थिर रहती है, ये स्थिर रहती है। ठीक है, कब, याद रखिएगा लैंगिक जनन, जब शुक्राणु और अंडाणु, है ना, जबकि शुक्राणु और अंडा कहा जाए, अंडाणु कहा जाए, इनका जब निषेचन होता है तो निषेचन के फलस्वरूप जो है डीएनए, ठीक है, निषेचन का फलस्वरूप जो है डीएनए और जो है प्रोटीन, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन, याद रखिए हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो हिस्टोन, ये दोनों मिलकर इसी गुणसूत्र की संख्या जिसमें कमी होती है उसको पहले की मूलता या उसी कमी को क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, स्थिर बनी रहती है, और डीएनए तो पहले से ही स्थिर रहती है। ठीक है, ये इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो समझिएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसे मानव को लेते हैं तो मानव आपको देखने को मिलता है अलिंग गुणसूत्र। मानव में क्या देखने को मिलता है आपको, अलिंग गुणसूत्र, और एक और दूसरा चीज देखने को मिलता है क्या, तो लिंग गुणसूत्र। इसका मतलब क्या है कि मानव में आपको दो गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, एक अलिंग गुणसूत्र और दूसरा क्या है, लिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 22। ठीक है, कितना, 22 जोड़ी। और लिंग गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है, तो एक जोड़ी। और यही एक जोड़ी क्या है, निर्धारित करता है, यही एक जोड़ी जो है मादा और पुरुष को क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ, पढ़ते रहिए। ठीक है, हमारी क्लासेस आगे भी आपकी क्या होंगी, कंटिन्यू आते रहेंगे, है ना, क्लासेस का आपको टेंशन नहीं लेने।